औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट बखैर आफियत होंगे। आज का हमारा लेक्चर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, स्क्रू गेज। जिस तरह हमने लास्ट टॉपिक में देखा था, वर्नियर कैलिपर्स हमारा जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी तरह हमारा स्क्रू गेज भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस कर रहे हो तो इस चैप्टर में हमारा एक और लॉन्ग क्वेश्चन है ये। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। लेंथ मेजरमेंट के हवाले से हमने अब तक जो है वो मीटर रूल, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर को डिस्कस किया है। तो लेंथ मेजरमेंट में हमारे पास ये लास्ट जो उसका टॉपिक है स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम मोर प्रिसाइजली मेजरमेंट लेते हैं वर्नियर कैलिपर के कंपैरिजन के साथ। तो वर्नियर कैलिपर में हमने देखा था कि उसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 मिलीमीटर होता है। तो उसकी जो मेजरमेंट होती है वो 0.1 या पॉइंट के बाद 1 डिजिट जो है वहाँ तक हम कह सकते हैं कोई एक्यूरेट मेजरमेंट होती है। तो स्क्रू गेज क्या चीज़ है? स्क्रू गेज का फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंट्रोडक्शन है। स्क्रू गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ अप टू 1/100 मिलीमीटर और 1/1000 सेंटीमीटर। इट मीन्स के 0.01 मिलीमीटर में और 0.001 सेंटीमीटर में अगर हमने एक्यूरेट मेजरमेंट लेनी हो तो उसके लिए हम स्क्रू गेज को यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली स्क्रू गेज हमारा जो है वो जो आउटर साइज़ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, मोस्टली जो है अगर हमने किसी बहुत जो है वो बारीक किस्म की कोई हमारे पास वायर है उसकी हमने जो है वो डायमीटर फाइंड करना है, या हमारे पास जिस तरह पेंसिल होती है उसकी जो टिप है उसका अगर हमने डायमीटर फाइंड करना हो तो उसके लिए जो है हम स्क्रू गेज को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो हैं बहुत छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अगर हमने जो है मेजरमेंट लेनी हो तो उसके लिए जो है हम स्क्रू गेज को यूज़ कर सकते हैं। तो स्क्रू गेज के जो है वो इंट्रोडक्शन के बाद इसका स्ट्रक्चर आ जाता है। स्ट्रक्चर में अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो डायग्राम में आप देखेंगे कि एक ये इसका यू टाइप फ्रेम होता है, मेटल फ्रेम होता है मोस्टली। ठीक है, इस फ्रेम के अंदर एक ये वाला इसका पार्ट है। जिस तरह हमने वर्नियर कैलिपर्स में देखा था कि उसका फिक्स जॉ होता है और एक मूवेबल जॉ होता है। तो यहाँ पे जो इसका फिक्स जॉ होता है उसको हम स्टड कहते हैं। ठीक है, इसको स्टड भी कहा जाता है या इसका एक और नाम भी है, उसको एनवल भी कहते हैं, ANVIL, एनवल। ठीक है, एनवल भी इसको कहा जाता है, स्टड भी कहा जाता है। ठीक है, जो इसका मूविंग पार्ट है वो इसका है स्पिंडल। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये मूव करता है। किस तरह से मूव करता है, इसके लिए हम इस हिस्से को जो है वो रोटेट करवाते हैं हमको। ठीक है, ये जो थिम्बल है इसको हम जो है वो रोटेट करवाते हैं, उसकी वजह से ये स्पिंडल जो है वो आगे मूव करता है। क्योंकि ये नट एंड बोल्ट सिस्टम पे काम कर रहा है, जैसे नट जो है या स्क्रू होते हैं उसके ऊपर आप जो है वो नट जो है वो उसके ऊपर जो है वो घुमा रहे होते हैं। तो इसी तरह इसके अंदर भी वही सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें भी नट बोल्ट सिस्टम ही है, इसी वजह से इसको स्क्रू गेज कहते हैं। स्क्रू सिस्टम के तहत जो है ये काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रेम है। फ्रेम के ऊपर एक लॉक लगा होता है। जब हमने मेजरमेंट या इसके अंदर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, वर्क पीस रखा है, तो जब उसको हम यहाँ पे मेजरमेंट ले रहे होंगे तब हम क्या करते हैं, इसको लॉक को ऑन कर देते हैं और इसमें से वो जो वर्क पीस निकाल लेते हैं ताकि हमारी ये जो मूवमेंट है वो हम इसको स्टॉप कर सकें, ये लॉक हो जाती है। उसके बाद ये वाला हिस्से इसको हम कहते हैं स्लीव। इसको स्लीव भी कहते हैं, सॉकेट भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है वो अंदर से हालो होता है और इसी में ही ये स्पिंडल जो है वो आगे पीछे मूव कर रहा होता है। उसके साथ ये वाला जो पूरा एक हिस्सा है इसी से को हम थिम्बल कहते हैं। ठीक है, इस थिम्बल के ऊपर जो है वो एक रैचेट होता है एंड पे। बेसिकली हम इसी रैचेट से ही घुमा रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा जो है वो पूरा थिम्बल हो गया, इसके ऊपर ये रैचेट है और इसके ऊपर स्केल बनी हुई है, इसको हम थिम्बल स्केल कहते हैं या इसको सर्कुलर स्केल भी कहते हैं, क्योंकि सर्कल में लिहाजा इसको हम सर्कुलर स्केल भी कह सकते हैं और थिम्बल का पार्ट है तो इसको हम थिम्बल स्केल भी कह सकते हैं। ये हमारी मेन स्केल है। ठीक है, ये जो स्लीव के ऊपर बनी हुई है, मेन स्केल के ऊपर आपको ये लाइन नजर आ रही है, इस लाइन को इंडेक्स लाइन कहा जाता है। ये हमारी मेजरमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी में हम देख रहे होते हैं कि जो इंडेक्स लाइन जो है वो सर्कुलर स्केल की किस लाइन के साथ मैच कर रही होती है। तो मेजरमेंट में इंडेक्स लाइन का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर आप इसका लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें जो है वो डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद आप इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। ठीक है, बेशक आप डायग्राम बना के इसके जो है पार्ट्स लिख लें तब भी ठीक है, अदरवाइज जो है आप इसकी जो है वो लिस्ट भी बना सकते हैं पार्ट्स की, जिस तरतीब से आपको याद हो जाए आप उस तरतीब से इसकी जो है वो लिस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी जो है एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है वो टर्म है पिच। ठीक है, अगर हम
स्क्रूज की बात करें, ठीक है, अगर आप स्क्रूज को देखते हैं तो स्क्रूज के ऊपर इस तरह से जो है वो थ्रेड्स बने होते हैं, ठीक है, ये इस तरह से दोनों ऊपर और इसके नीचे इस तरह से हमारे स्क्रूज होते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं इसको हम वैसे क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, आप सिर्फ इसको थ्रेड ही याद रखें, ठीक है, ये जो हमारे पास इसको हम थ्रेड कहते हैं। तो दो थ्रेड्स तो होते हैं, ठीक है, कंसेक्टिवली दो थ्रेड्स, यानी कि एक थ्रेड हमारा ये है और एक ये है, इन दो थ्रेड्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है इसको हम पिच कहते हैं, ठीक है। दो कंसेक्टिव जो हमारे पास थ्रेड्स होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, उसको हम पिच कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव थ्रेड्स इज कॉल्ड पिच। ये पिच हमारी इस सर्कुलर स्क्रू गेज के अंदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितनी हमारी पिच होगी उतना ही हमारा स्पिंडल मूव करेगा, ठीक है। किस तरह से, यानी कि लेट्स सपोज मोस्टली हमारे पास जो हम यूज़ कर रहे होते हैं स्क्रू गेजेस, उनकी जो पिच होती है 1 मिलीमीटर होती है, यानी कि इट मीन्स कि इनकी जो थ्रेड से डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर। जब आप इस थिम्बल को एक कंप्लीट साइकिल रोटेट करवाते हैं, यानी कि जैसे अगर यहाँ पे 0 रीडिंग हो और आप उसको कंप्लीट रोटेट करवाएं दोबारा से 0 रीडिंग आ जाए तो 1 मिलीमीटर ये आगे मूव करेगा या 1 मिलीमीटर इस साइड पे मूव करेगा, ठीक है। तो जो हमारे पास स्पिंडल की मूवमेंट होती है वो पिच के अकॉर्डिंग होती है। अगर हमारी पिच जो है वो 1 मिलीमीटर की है तो उसके लिए जब हम थिम्बल को एक साइकिल घुमाएंगे तो उसकी वजह से 1 मिलीमीटर ही हमारा जो है वो स्पिंडल मूव करेगा, ठीक है। तो जिस तरह की उसकी पिच होगी उतनी ही हमारा स्पिंडल की मूवमेंट होगी। अगर हमारे पास 2 मिलीमीटर की जो है वो पिच है उस स्क्रू गेज की, तो एक साइकिल जो है वो उससे जो है वो स्पिंडल जो है वो 2 मिलीमीटर जो है वो आगे मूव करेगा, ठीक है। तो पिच और जो स्पिंडल की मूवमेंट है वो इस तरह से आपस में कनेक्टेड होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया और पिच हो गया। पिच के बाद जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है इसका लीस्ट काउंट। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो उसका लीस्ट काउंट होता है, ठीक है। कितनी एक्यूरेट मेजरमेंट हम उससे ले सकते हैं वो उसके लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके लीस्ट काउंट का फार्मूला आप याद रखेंगे, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका फार्मूला आता है पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो हमारे पास जो मोस्टली नॉर्मल हम जो स्क्रू गेज यूज़ कर रहे होते हैं उनमें जो है वो 1 मिलीमीटर आपकी जो है वो पिच होती है, और जो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल है जो हमारा स्केल है, ठीक है, इस सर्कुलर स्केल के ऊपर मोस्टली 100 जो है वो डिवीजन होती है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर्स। तो इट मीन्स कि इस स्क्रू गेज से हम 0.01 मिलीमीटर तक एक्यूरेट मेजरमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम रिवाइज करें तो मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट था वो 1 मिलीमीटर था, ठीक है, और जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स था उसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर, और इसका लीस्ट काउंट और कम हो गया 0.01 मिलीमीटर। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी एक चीज़ बताई जाए, कोई एक मेजरमेंट दी जाए कि आपने एक मेजरमेंट ली है स्केल से ली है या मीटर रूल से ली है, वर्नियर कैलिपर से ली है और स्क्रू गेज से ली है, आप किस मेजरमेंट को एक्यूरेट मेजरमेंट कहेंगे? तो बेटा जिस भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट सबसे कम होगा उसकी मेजरमेंट उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट होती है, ठीक है। तो जब आपको 2 या 2 से ज़्यादा जो है वो कंपैरिजन दिए जाएं इंस्ट्रूमेंट्स के और आपसे कहा जाए कि आपने इनमें से जो है बताना है कि किसकी मेजरमेंट एक्यूरेट है, तो उसमें से जिसका लीस्ट काउंट कम होगा उसकी मेजरमेंट एक्यूरेट होगी। तो इट मीन्स कि अगर हमें स्केल रूल और जो है वो वर्नियर कैलिपर्स और जो स्क्रू गेज है इनमें से अगर मेजरमेंट बताई जाए तो हमारे स्क्रू गेज की मेजरमेंट एक्यूरेट होगी। रीज़न क्या है? क्योंकि स्क्रू गेज हैज़ लीस्ट काउंट, ठीक है, यानी कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो सबसे कम है, स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट इसका। तो इसके बाद आ जाता है जीरो एरर, ठीक है। क्लोज फॉर्म में जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट जीरो रीडिंग ना दे रहा हो तो इसको हम क्या कहते हैं? जीरो एरर कहते हैं। इसको हमने वर्नियर कैलिपर्स के अंदर डिस्कस किया है डिटेल के साथ। तो सेम इसी तरह से आप देखेंगे कि जब भी जो है वो स्क्रू गेज अपनी क्लोज फॉर्म में जो है वो ज़ीरो रीडिंग ना दे रहा हो, इट मीन्स उसके अंदर जो है वो क्या होगा? ज़ीरो एरर होगा। उसकी आपको किस तरह से जो है वो पहचान होगी? अगर हम देखें तो ये अगर हमारी इंडेक्स लाइन है, ठीक है, इंडेक्स लाइन के सामने अगर हमारा जो है वो ज़ीरो हो सर्कुलर स्केल का, तो इट मीन्स के ज़ीरो एरर नहीं है। अगर वो कोइंसाइड करेगा तो ज़ीरो एरर उसके अंदर नहीं होगा। अगर वो उसको क्रॉस कर जाता है, ठीक है, इट मीन्स के ऊपर चला जाता है
या फिर वो इसके नीचे रह जाता है, यहाँ पे रह जाता है, तो इसके अंदर जीरो एरर होगा। क्लोज फॉर्म में जो हमारा सर्कुलर स्केल का जीरो है वो हमेशा इंडेक्स लाइन को कोइंसाइड करना चाहिए, उसके बिल्कुल सामने होना चाहिए। अगर वो उसके बिल्कुल सामने है तो इट मीन्स इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो एरर नहीं है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जीरो एरर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जीरो एरर अगर हम फाइंड नहीं करेंगे तो हमारी मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होगी, हमारी मेजरमेंट के अंदर कोई ना कोई एरर जो है वो होगा। ठीक है, तो जीरो एरर की डेफिनेशन, इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड टू द इंडेक्स लाइन इन क्लोज फॉर्म, यानी कि क्लोज फॉर्म में अगर हमारा जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो इंडेक्स लाइन को कोइंसाइड नहीं करता, आप इसको सर्कुलर स्केल की बजाय आप इसको थिम्बल स्केल भी कह सकते हैं। थिम्बल स्केल और सर्कुलर स्केल दोनों सेम चीज़ है। ठीक हो गया। अब हमारे पास दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक कंडीशन ये है कि जीरो जो है वो इंडेक्स लाइन से नीचे रहे, ठीक है, और एक ये है कि उसको क्रॉस करके ऊपर चला जाए। अगर वो उसको क्रॉस नहीं करता और उससे नीचे होता है, जिस तरह ये हमारे पास कंडीशन है, तो इस तरह का हमारा जो जीरो एरर होगा वो हमारा पॉजिटिव जीरो एरर होगा। ठीक है, यानी कि डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। ठीक है, ये हमारी इंडेक्स लाइन है और ये हमारा जो है वो सर्कुलर स्केल का जीरो है, तो इट मीन्स कि हमारा जो जीरो एरर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर वो उसको क्रॉस कर जाता है, ठीक है, ये इंडेक्स लाइन और ये जीरो इसको क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, तो उस वक्त जो हमारा जो जीरो एरर होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, वही चीज लिखी हुई, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल हैज क्रॉस द इंडेक्स लाइन। ठीक है, तो जीरो एरर हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये दोनों जीरो एरर आपने याद रखने हैं। डेफिनेशन इसकी आपसे पूछी जा सकती है कि जीरो एरर जो है वो क्या है। ठीक है, अच्छा बेटा एक चीज आप यहाँ से याद रखेंगे कि अगर आपसे जीरो एरर की डेफिनेशन पूछी जाती है तो सबसे पहले तो आप जो है ये चीज ध्यान में रखेंगे कि आपसे किस चीज की जो है वो डेफिनेशन पूछी गई है। एक जीरो एरर सिंपल वो पूछ सकता है, ठीक है, डिफाइन जीरो एरर, व्हाट इज जीरो एरर। एक वो ये पूछ सकता है कि डिफाइन जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर, डिफाइन जीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज। ठीक है, अगर वो सिंपल जीरो एरर की डेफिनेशन पूछता है तो आपने वही चीज लिखनी है, इफ एन इंस्ट्रूमेंट डज नॉट शो जीरो रीडिंग इन इट्स क्लोज फॉर्म इट इज कॉल्ड जीरो एरर। ठीक है, जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर आपको जो है वो इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन साथ पूछ ली जाए तो फिर आपको जो है वो वर्नियर कैलिपर के जीरो एरर की डेफिनेशन भी मैंने लिखवा दी थी, और इसके अलावा जो है वो स्क्रू गेज के जीरो एरर की डेफिनेशन भी लिख दी हमने। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें से एक तो एमसीक्यूज में पिच पूछी जा सकती है, ठीक है। सेकंड जो है वो इसका लीस्ट काउंट पूछा जा सकता है, मिलीमीटर्स में पूछा जा सकता है, सेंटीमीटर्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरा इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है शॉर्ट के हवाले से, वो पिच की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें से जो है वो जीरो एरर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर के दरमियान जो डिफरेंस है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ओवरऑल लॉन्ग में आप जब इसको क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे तो आपने इसी तरह ही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ये मैंने नंबरिंग कर दी है ताकि आपके लिए ईजी रहे कि आपने क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, सेकंड में आपने इसका स्ट्रक्चर करना है, स्ट्रक्चर में आप इसकी डायग्राम बना के कर लें तब भी ठीक है, अदरवाइज आपने इसकी लिस्टिंग कर देनी है, ठीक है। फिर आपने इसकी पिच की डेफिनेशन लिखनी है और उसकी वैल्यू लिख देनी है कि मोस्टली आपके पास जो पिच है वो 1 मिलीमीटर की होती है। लीस्ट काउंट का फार्मूला करना है और साथ इसकी डेरिवेशन भी कर देनी है, ठीक है। और इसमें से फिर आपने जीरो एरर की डेफिनेशन करनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर का आपने जो है वो इसकी डेफिनेशन कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी हवाले से, आपको कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी टीम आपको बहुत जल्द उसका रिप्लाई करेगी। बहुत शुक्रिया।